सभी साथियों का आज के इस शानदार सेशन में स्वागत, अभिनंदन। साथियों, बात कर रहे हैं कॉमर्स ग्रेड फर्स्ट पेपर सेकंड में जो अपना टॉपिक चल रहा है जो है आपका साझेदारी फर्म का समापन। जो भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सबको पता है कि अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको कौन सी जो बुक्स हैं उनके कौन से टॉपिक है वो क्लियर करवाए जा रहे हैं, वो सभी आप जानते हैं। जो भी साथी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वो भी जान जाएंगे। उनके लिए बस आपको इतना सा काम करना है कि आपको इस परिवार का सदस्य बन जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकन दबा देना है ताकि हमारे द्वारा जब भी कोई लेटेस्ट अपडेट है जो आपके लिए शेयर की जाती है उसका नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है साथियों, तो आप समझ गए होंगे मैं बात किस टॉपिक पे करना चाहता हूं। बात कर रहे हैं कॉमर्स और उसमें भी आपका ग्रेड फर्स्ट और पेपर सेकंड। वैसे तो मैं यूं बताऊं कि भाई ये आपका जो टॉपिक जो करवाया जा रहा है वो आपकी कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे आपकी यूजीसी नेट के एग्जाम हो, जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम हो, लेखा सहायक के एग्जाम हो, है ना, इसके अलावा सीए सीपीटी के एग्जाम हो, उन सब में ये आज का सेशन बड़ा ही खास और इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इसलिए जो भी विद्यार्थी जो भी साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं वो एक बार चैनल को सेशन को आज को शेयर कर दे ताकि विधिवत रूप से अपन इसकी शुरुआतें कर सके। देखो साथियों, अब आगे बढ़ेंगे साझेदारी फर्म के समापन में और कौन सी ऐसी बातें हैं जो अपने को करनी है। पिछले सेशन में अपने देखा था कि एक साझेदारी फर्म है जब उसका समापन होता है तो समापन की कुछ परिस्थितियां होती हैं। ऐच्छिक समापन हो सकता है, विशेष समापन हो सकता है, न्यायालय द्वारा समापन हो सकता है, अनिवार्य समापन हो सकता है। ये सारी चीज अपन ने पिछले सेशन में डिटेल से चर्चा की थी। इसके अलावा भी समापन के अलावा आपकी जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है और जो आपका रियलाइजेशन अकाउंट है उन दोनों में क्या अंतर है। वैसे दोनों ही खाते हैं वो आपके नाम मात्र खाते होते हैं, नॉमिनल अकाउंट होते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंट क्या है उसकी भी अपन ने चर्चा की। उनको भी जिन साथियों ने अभी तक नहीं समझा है उनके लिए मैं बता दूं, वीडियो के लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा और भी आप लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हो, पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। दोनों के भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, तो अब स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। और आज के सेशन में सबसे पहले अपन बात करेंगे, है ना, समापन संबंधी आपकी जो भी लेखा प्रविष्टियां है उससे अपन बातें करेंगे, है ना। जब एक साझेदारी फर्म का समापन होता है तो वहां पर आपकी कौन सी अकाउंटिंग एंट्रीज की जाती है। आपने देखा होगा कि एक साझेदार प्रवेश करता है तो प्रवेश के समय किस तरीके से उनकी एंट्री होगी। जब साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो उस समय कौन सी एंट्रियां होगी। जब साझेदार की मृत्यु होती है तब कौन सी एंट्रियां होगी। उसी प्रकार जब साझेदारी फर्म का समापन भी होता है तो वहां पर भी एंट्रियां होती है। और इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जब साझेदारी फर्म का समापन होता है तो वहां पर एक विशेष खाता है वो खोला जाता है जिसे अपन रियलाइजेशन अकाउंट या वसूली खाता कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अपनी संपत्तियों में अपने पास जितनी भी जो संपत्तियां हैं उसमें कैश और बैंक को छोड़कर सारी संपत्तियों को अपन कहां स्थानांतरित कर देते हैं, वसूली खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। इसके अलावा दायित्व साइड में यानी लायबिलिटी साइड में आपकी जितनी भी जो पूंजी है, आपके संचय है ना, और या किसी पार्टनर का लोन, इसको छोड़कर बाकी जितनी भी जो लायबिलिटीज होती है उनको भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देते हैं। इसके बाद अपने को क्या करना है, जितने भी भुगतान करने हैं वो भी रियलाइजेशन के माध्यम से करने हैं और जितनी भी प्राप्तियां करनी है वो भी रियलाइजेशन के माध्यम से करनी होती है। ठीक है, तो समापन संबंधी लेखा प्रविष्टियां। अब इसमें देखो पहली प्रविष्टि क्या होगी कि संपत्तियों के हस्तांतरण पर रोकड़ और बैंक शेष के अलावा, है ना, जितनी भी अपने पास संपत्ति है उन सब का हस्तांतरण कहां करेंगे, ट्रांसफर कहां करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। लेकिन ध्यान रखना कैश और बैंक को छोड़कर, कैश और बैंक है इसको वसूली खाते में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा क्योंकि आपको पता है कि जब एक साझेदारी फर्म का समापन होता है तो वहां पर मुख्य रूप से 3 खाते तो आपको तैयार करने ही हैं। कौन कौन सा, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट, 3 तो ये हो गए। इसके अलावा अगर पार्टनर लोन है तो वो भी अकाउंट अपने को तैयार करना होता है।
ठीक है। तो संपत्तियों के स्थानांतरण पर रोकड़ और बैंक शेष के अलावा अपने को ट्रांसफर करना है, तो उसमें एंट्री होगी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट या टू सन्ड्री असेट्स। क्या एंट्री हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट या टू सन्ड्री असेट्स। ठीक है। दूसरी, दायित्व के स्थानांतरण पर दायित्व जितने भी है उनको भी अपने को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। उसमें साझेदारों की पूंजी, ऋण, चालू खाते, सामान्य संचय, लाभ हानि खाता और संचय कोष को छोड़कर जितनी भी अपनी लायबिलिटीज है उन सब को अपने को रियलाइजेशन खाते में ट्रांसफर करना होता है। तो यहाँ पर दायित्व में कमी हो जाएगी, तो सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट या टू रियलाइजेशन। अब सारे के सारे दायित्व किस में आ गए? वसूली खाते में आपके दायित्व आ गए। और ये वसूली खाता है वो कौन सा खाता होता है? नाममात्र खाता होता है। कौन सा खाता होता है? नाममात्र खाता होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? 2 नंबर पॉइंट क्लियर हो गया। बढ़े आगे। आगे देखिए 3 नंबर। 3 नंबर क्या है कि संपत्तियों के विक्रय करने पर जो संपत्तियां अपने वसूली खाते में ट्रांसफर की है उन संपत्तियों को क्या करेंगे भाई? उनका बेचान किया जाएगा। जब साझेदारी फर्म का समापन हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में उस फर्म की जितनी भी जो संपत्तियां जिनको या तो अपन किसी साझेदार को बेचेंगे या कोई साझेदार ले लेता है ना, तो वहां पर अपने को क्या करना है? सबसे पहले अगर विक्रय करते हैं तो कैश या बैंक अकाउंट या टू रियलाइजेशन। क्या एंट्री होगी? कैश या बैंक अकाउंट या टू रियलाइजेशन। चौथी प्रविष्टि क्या होगी? साझेदार द्वारा किसी संपत्ति को लेने पर कई बार क्या होता है कि उस साझेदारी फर्म में जो साझेदार काम कर रहे हैं वो ही कह देते हैं कि भाई अमुक संपत्ति को हम ले लेते हैं या मैं ले लेता हूं। तो अगर विक्रय करेंगे तो कैश या बैंक अकाउंट या टू रियलाइजेशन हो जाएगा। और अगर कोई साझेदार ले लेता है तो पाने वाले को डेबिट करते हैं तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू रियलाइजेशन हो जाता है। तो यहाँ पर ये एंट्री इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि बहुत बार जो आपके एग्जाम होती है उसमें ये प्रश्न पूछा जाता है ना, कि किसी संपत्ति को साझेदार द्वारा लेने पर कौन सी प्रविष्टि की जाती है या कौन सा खाता डेबिट या क्रेडिट किया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रविष्टि हो सकती है एग्जाम की दृष्टि से। और देखो एग्जाम है, जो कॉम्पिटिशन एग्जाम होता है उसमें कोई एक निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता है ना। सिलेबस के जो पॉइंट जरूर दे देते हैं कि भाई ये आपके पाठ्यक्रम में रहेंगे, लेकिन उनके इर्द गिर्द क्वेश्चन है वो भी पुटअप किए जा सकते हैं। देखो बोर्ड एग्जाम है, यूनिवर्सिटी एग्जाम है, उसमें तो क्या होता है जो चीज आपके पाठ्यक्रम में दी होती है लगभग वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी जैसे मान लो आपके एक चैप्टर है तो आपका जो क्वेश्चन आएगा वो उसी चैप्टर से ही आएगा। आंकड़े चेंज कर सकते हैं, कोई नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन आएगा आपके उसी क्वेश्चन में और उसी पैटर्न का आएगा। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में आपका जो सिलेबस होता है वो विस्तृत होता है, वाइड होता है, उसमें से कहीं से भी आपसे प्रश्न है वो पुटअप किया जा सकता है। तो ये भी प्रश्न है वो बन सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये 4 नंबर हो गई। 5 नंबर क्या है? स्थानांतरित दायित्वों का नगद भुगतान करने पर। आपको पता है कि जो लायबिलिटीज होती है, आपने जब रियलाइजेशन अकाउंट पढ़ा भी था तो उसमें देखा था कि संपत्तियों के वसूल करने पर जो राशि प्राप्त होगी उसकी एंट्री करेंगे वसूल होने पर ही। लेकिन दायित्व के बारे में अगर कुछ भी नहीं कहा गया कि भाई भुगतान करना है नहीं करना है तो भी हमें भुगतान करना होता है। तो ये यहाँ पर क्या आएगा कि भाई स्थानांतरित दायित्वों का नगद भुगतान किया जाता है। तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट या टू कैश या बैंक है वो इसकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, 5 नंबर में क्या होगा? स्थानांतरित जितने भी जो दायित्व है उनका अपन नगद भुगतान करेंगे। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट या टू कैश या बैंक। ठीक है, 5 नंबर क्लियर हो गया। 5 नंबर पॉइंट क्लियर है। 6 नंबर देखो, 6 नंबर क्या कह रहा है कि साझेदार द्वारा किसी दायित्व के भुगतान का भार वहन करने पर। कई बार क्या होता है कि कोई दायित्व है वो साझेदार कि भाई अमुक दायित्व का भुगतान मैं पर्सनली कर दूंगा, यानी इस व्यक्ति को भुगतान मैं स्वयं कर दूंगा। तो वहां पर क्या होता है अपने जितने भी जो दायित्व है उसको अपन ने कहां पे स्थानांतरित किया है? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो डेबिट तो रियलाइजेशन होगा, लेकिन जहां पर अपन नगद भुगतान करते हैं तो कैश या बैंक लिखते हैं, लेकिन जब पार्टनर भुगतान करेगा तो पार्टनर की लायबिलिटीज बढ़ जाएगी। तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट या टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट या टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 6 नंबर प्रविष्टि होगी। 7 नंबर क्या है कि विघटन संबंधी व्यय और संभावित दायित्वों का
भुगतान, है ना। जब फर्म का समापन होता है तो समापन के समय एक आपका समापन व्यय कह दे, है ना, विघटन व्यय कह दे या समापन व्यय है वो चुकाया जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे लायबिलिटीज हो सकते हैं जो संभावित में भी पॉसिबल है, व्यापार के दौरान हो सकते हैं, तो उनका भी भुगतान किया जाता है। तो उनका भुगतान करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट या टू कैश या बैंक, ये इसकी एंट्री हो जाएगी। कहीं कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि भुगतान कर रहे रियलाइजेशन है जिसमें अपन ने सारे दायित्व वो ट्रांसफर कर दिए हैं। अब एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट या टू कैश या बैंक। ठीक है। 8 नंबर में क्या है कि वसूली खाते का क्रेडिट शेष जमा होने पर, वसूली खाते का क्रेडिट शेष जमा होने पर, यानी क्रेडिट शेष, क्रेडिट शेष का मतलब है लाभ। अगर वसूली खाते पर अपने को लाभ हो रहा, यानी कुल मिलाकर बात है कि भाई जितनी संपत्तियों को अपने बेचा उनसे राशि प्राप्त हुई है वो दायित्व से ज्यादा है, इसका मतलब हमें लाभ हुआ। तो लाभ होता है तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट या टू पार्टनर कैपिटल। लाभ होगा तो क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट या टू पार्टनर कैपिटल। ठीक है। लाभ होगा तो क्या एंट्री हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट या टू पार्टनर कैपिटल। दूसरी, इसी की अगर हानि होती है ना, वसूली खाते का अगर डेबिट शेष है, हानि है, तो हानि होगी तो इसकी जस्ट विपरीत एंट्री हो जाएगी, इसकी विपरीत एंट्री हो जाएगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू रियलाइजेशन। यानी रियलाइजेशन क्या है, वो डेबिट शेष है वो ज्यादा, क्रेडिट शेष ज्यादा है इसका मतलब हमें लाभ हुआ है, डेबिट शेष ज्यादा है इसका मतलब हमें हानि हुई है। तो ये इसकी एंट्री हो जाएगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू रियलाइजेशन। ठीक है। 10 नंबर क्या है, फर्म के लिए वसूली व्यय का भुगतान किसी साझेदार द्वारा करने पर, फर्म के लिए वसूली व्यय का भुगतान किसी साझेदार द्वारा करने पर, वसूली यानी समापन व्यय होता है ना, समापन व्यय अगर फर्म चुकाती है तो एंट्री हो जाती है रियलाइजेशन अकाउंट या टू कैश या बैंक। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई साझेदार है वो कह देता है कि फर्म के जो भी समापन व्यय है वो मैं स्वयं चुकाऊंगा, मेरे हिसाब से चुकाऊंगा, तो वहां पर उस साझेदार के दायित्व बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे, साझेदार के दायित्व बढ़ेंगे। तो यहां पर एंट्री हो जाएगी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट या टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट या टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओके। ठीक है। इसके बाद 11 नंबर क्या कह रहा है कि वसूली व्यय किसी साझेदार द्वारा वसूली एजेंट के रूप में वहन करने पर उसे दे कमीशन की राशि, है ना। फर्म है जब उसका समापन होता है तो संपत्तियों को बेचा जाता है और बेचने से क्या होता है, जो पैसे प्राप्त होते हैं तो वो तो सिंपल काम है, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो पैसे इजीली प्राप्त नहीं होते, तो वहां पर अपन क्या करते हैं, कोई एजेंट को नियुक्त कर देते हैं कि भाई आप ये काम कर दो, आपको भी 5,000 10,000 20,000 रुपए मिल जाएंगे या 1-2% कमीशन मिल जाएगा। तो जो कमीशन दिया जाता है वो भी किसी, अगर साझेदार है ना, अगर नगद देंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट या टू कैश या बैंक हो जाएगा, लेकिन नगद का यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। क्या है, उस किसी साझेदार द्वारा दिया जाता है तो साझेदार का दायित्व बढ़ेगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट या टू पार्टनर कैपिटल, ये इसकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो ये कब होता है, जब वसूली व्यय किसी एजेंट के माध्यम से वसूल किया जाता है और उस एजेंट का भुगतान है, कमीशन है, वो किसी साझेदार द्वारा किया जाएगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट या टू पार्टनर कैपिटल। ओके। आगे देखिए 12 नंबर क्या है कि दायित्व का पुस्तक मूल्य से अधिक भुगतान करने पर अपने पास जो भी लायबिलिटीज है उनका अगर पुस्तक मूल्य से ज्यादा भुगतान करते हैं, है ना, अपनी जो बुक वैल्यू थी उससे ज्यादा भुगतान करते हैं, तो वहां पर ये एंट्री होगी, है ना। जितने आपके लायबिलिटीज हैं वो तो हो जाएंगे, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट यार, है ना। अब वहां पर आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट यार और टू कैश या बैंक, है ना। जो भी आपकी लायबिलिटीज होंगी वो डेबिट हो जाएंगी, फिर क्योंकि एक्सेस है तो रियलाइजेशन अकाउंट या और टू कैश या बैंक है वो इसका पेमेंट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद 13 नंबर क्या कह रहा है, दायित्व का पुस्तक मूल्य से कम भुगतान करने पर, जिस प्रकार अधिक भुगतान होता है उसी प्रकार कम भुगतान भी होता है। तो कम भुगतान करने पर सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट या टू कैश या बैंक और टू रियलाइजेशन क्या होगा, अगर कम भुगतान करते तो यहां पर देखो ज्यादा भुगतान कर रहे हैं तो रियलाइजेशन को डेबिट कर रहे हैं, और कम भुगतान करेंगे
तो रियलाइजेशन को क्रेडिट यहाँ पर कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए एंट्रियों में। ठीक है। 14 नंबर, साझेदार के ऋण का भुगतान करने पर जिस पार्टनर से फर्म ने लोन ले रखा था उस लोन का भुगतान जब फर्म द्वारा किया जाता है तो वहां पर एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स लोन अकाउंट या टू कैश या बैंक। पार्टनर्स लोन अकाउंट या टू कैश या बैंक है वो इसकी प्रविष्टि हो जाएगी। ठीक है। समझ गए मेरी बात। तो ये कुछ एंट्रियां हैं, आगे और एंट्रियां हैं, लेकिन इनमें से अपने को दिमाग में फीड करके रखना है क्योंकि कंपटीशन एग्जाम होता है और कंपटीशन एग्जाम में कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। और साथ में प्लस पॉइंट ये भी होता है कि ये चीज अपन पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद अपने को जब समझ में आती है तो अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई होता है कि देखो 11वीं और 12वीं की तो मेरे कहीं दिक्कत नहीं है, ग्रेजुएशन की मेरे कहीं दिक्कत नहीं है, पीजी की मेरे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके मन में आएगा तो निश्चित रूप से आप अपने आप को मोटिव भी रखोगे और परीक्षा को इजीली आप क्या कर सकते हो, फाइट कर सकते हो। ठीक है। ये होगी 14। आगे बढ़े 15 नंबर, कि जब फर्म का समापन होता है तो समापन के समय जितने भी पुराने अविभाजित लाभ है या आपके संचय है उनको साझेदारों में बांटा जाएगा, है ना। तो उसके लिए एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर, रिजर्व फंड अकाउंट डीआर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या होगी भाई, जितने भी जो आपके अविभाजित लाभ है उनको पुराने साझेदारों के मध्य या ऑल पार्टनर के मध्य पुराने अनुपात में बांटना। यहाँ पे रेशियो कौन सा होगा, ओल्ड रेशियो होगा क्योंकि वैसे तो फर्म का समापन है तो यहाँ पर न्यू रेशियो तो होता ही नहीं है, जो भी पुराना अनुपात होगा उसमें बट जाएगा, है ना। तो जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड है, प्रॉफिट एंड लॉस टू पार्टनर कैपिटल। ये एंट्री तो अपन जब साझेदार प्रवेश करता है उस समय भी करते हैं, साझेदार अवकाश ग्रहण करता है उस भी समय भी करते हैं, साझेदार की मृत्यु होती है उस समय भी करते हैं। तो ये तो कॉमन एंट्री है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। 16 नंबर, पुरानी अविभाजित हानि को अगर आपके हानि है, कोई लॉस है, क्योंकि जिस प्रकार प्रॉफिट में उनका हिस्सा होता है उसी प्रकार हानि में भी हिस्सा होता है तो उसको भी बांटेंगे। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट यार टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। ये इसकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 17 नंबर क्या है, किसी साझेदार द्वारा उसकी पूंजी की कमी की पूर्ति करने के लिए, है ना। कई बार क्या होता है, कोई साझेदार है जिसकी पूंजी कम रह गई क्योंकि फर्म का समापन होता है तो आपको पता है फर्म का समापन के समय जितने भी जो हानियां होती है सबसे पहले वो लाभों में से होती है, फिर साझेदारों की पूंजी में से होती है, उसके बाद भी कम पड़ जाती है तो साझेदार को अतिरिक्त पूंजी लाकर उस कमी को या उस हानि को पूरी करनी पड़ती है। तो यहाँ पर भी किसी साझेदार द्वारा उसकी पूंजी की कमी की पूरी करते हैं, यानी वो पूंजी अतिरिक्त पूंजी व्यापार में लेके आता है तो कैश या बैंक अकाउंट या टू पार्टनर कैपिटल है वो इसकी प्रविष्टि होगी। ठीक है। समझ गए मेरी बात। तो इस तरीके से अपने को ये प्रविष्टियां है वो करनी है और समझनी है। ठीक है। करनी भी है और समझनी भी है ताकि फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, आपको समझने में भी परेशानी नहीं हो। ठीक है। तो साझेदार की पूंजी कमी होगी तो पूंजी व्यापार में आएगी, कैश या बैंक अकाउंट या टू पार्टनर कैपिटल। आगे देखिए एक और एंट्री क्या कह रहा है कि साझेदारों की पूंजी का शेष भुगतान उसके द्वारा प्राप्त करने पर, अगर साझेदार ने पूंजी ज्यादा लेके आ रखी है व्यापार में या साझेदार की उस पूंजी का भुगतान किया जा रहा है तो पाने वाले को डेबिट पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू कैश या बैंक है वो इसकी प्रविष्टि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू कैश या बैंक है वो इसकी प्रविष्टि हो जाएगी। ठीक है। क्लियर है। तो साझेदारों की पूंजी शेष का भुगतान है वो इस एंट्री के माध्यम से अपने कर सकते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू कैश या बैंक। ओके है। ठीक है। बढ़े आगे। आगे देखिए अब देखो कुछ संपत्तियां ऐसी होती है जो पुस्तकों में नहीं दिखाई गई हो, है ना। पुस्तकों में नहीं दिखाई गई संपत्तियां व दायित्व यानी अनरिकॉर्डेड असेट्स एंड लायबिलिटीज, तो उनका समायोजन अपने को किस प्रकार करना है। तो उनका भी क्योंकि अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो सीधी सी बात है कि भाई लिख नहीं रखी है लेकिन उनको बेचोगे तो पैसे तो प्राप्त होंगे,
उसी प्रकार आपकी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है ना, आपके खातों में नहीं लिखी हुई है लेकिन आपको भुगतान तो करना ही पड़ेगा, तो उनका समायोजन है वो कैसे करना, क्या होती है उसमें अपन बातें करें। ठीक है, देखो इसमें है ना, देखो अपनी जो क्लासेज होती है वो फटाफट क्लासेज है। क्लास के दौरान अपन अनावश्यक रूप से किसी प्रकार की कोई बात नहीं करते हैं। आपको ये होगा कि भाई क्लास है वो 30-35 मिनट की होती है, लेकिन मैं ये बता दूं कि कोचिंग में यही क्लास है वो आपको 1.5 घंटे में करवाई जाती है। क्यों? क्योंकि भाई वो चीज आपको लिखवाते हैं, लिखवाते तो आप लिखते हो, तो लिखने में वो टाइम लगता है, एक ही बात को बार बार रिवाइज करवाते हैं, बताते हैं, है ना। अपन उसी चीज को डिजिटल रूप से आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एकदम क्लियर और स्पष्ट शब्दों में आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाया रखा है। यही नोट्स है वो मैं बोल के दिखाता हूं तो उसमें टाइम लगता है, और बिना बोले ही अगर मैं एक्सप्लेन करके आपको उपलब्ध करवाता हूं तो आपको इजीली समझ में आता है। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए फायदेमंद है, आगे इसका बेनिफिट मिल सकता है, तो आप नोट कर लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक बार वीडियो को पॉज किया, नोट किया, फिर आगे, एक बार फिर पॉज किया, नोट किया, फिर आगे, इस तरीके से भी आप आगे बढ़ सकते हो, ताकि आपकी जो नोट्स तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हैंड्स नोट है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, और तैयार होने के बाद जब आपके एग्जाम होगी उस समय आप फटाफट इसका रिवीजन है वो कर सकते हो, तो इसका बेनिफिट है वो ये मिलता है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है कि कुछ संपत्तियों के भौतिक रूप से विद्यमान होते हुए भी पुस्तकों में पूर्ण रूप से अपलिखित हो जाने के कारण पुस्तकों में नहीं दिखाई देती, यानी बहुत फिजिकल रूप से वो उपलब्ध है लेकिन उसका क्या कर दिया जाता है, अपलिखित कर दिया जाता है, पूर्ण रूप से अपलिखित करने के कारण वो पुस्तकों में नहीं लिखी जाती है, लेकिन इन्हें विक्रय करने से कुछ राशि प्राप्त हो सकती है। जैसे रद्दी अखबार है ना, अखबार है, अखबार रद्दी है, अपना जो कचरा होता है ना, प्लास्टिक वगैरह, उनको अपन बेचते हैं, कुछ न कुछ रुपए तो प्राप्त होते हैं। वैसे ही व्यापार में भी इस तरीके की संपत्तियां होती है ना, तो उनको बेचने से कुछ न कुछ राशि प्राप्त होगी, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट या टू रियलाइजेशन। वैसे ही ऐसे दायित्व भी होते हैं जो पुस्तकों में विद्यमान नहीं होते हैं, परंतु उसका भुगतान है वो करना आवश्यक हो जाता है। जो आपके संदिग्ध दायित्व है या आपके कानूनी दायित्व है या कुछ ऐसे दायित्व है जो आपके नहीं लिखे गए, लेकिन जब फर्म का समापन होता है तब पता चलता है कि भाई ये व्यक्ति है वो भी फर्म के कुछ न कुछ पैसे मांग रहा है, तो उसको चुकाना पड़ेगा, तो चुकाना पड़ेगा, तो वही एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट या टू कैश या बैंक। तो इनका समायोजन भी अपने को करना पड़ता है, चाहे वो आपकी अनरिकॉर्डेड असेट्स हो और चाहे वो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज हो, दोनों का समायोजन अपने को करना होता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? ओके है, बढ़े आगे। आगे देखिए, अब यहां पर कौन कौन सी एंट्री होगी, ऐसी संपत्ति की बिक्री करने पर, भाई बिक्री करोगे तो पैसे प्राप्त होंगे, तो कैश या बैंक अकाउंट या टू रियलाइजेशन। ठीक है, और दायित्व का भुगतान करोगे तो व्यापार से पैसे जाएंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट या टू कैश या बैंक। ठीक है, दोनों प्रविष्टियां समझ गए, भुगतान करेंगे और पैसे प्राप्त करेंगे, दोनों की लगभग सेम प्रविष्टि है, सिर्फ पैसे प्राप्त करेंगे तो कैश या बैंक अकाउंट या टू रियलाइजेशन, और भुगतान करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट या टू कैश या बैंक है वो इसकी एंट्री हो जाएगी।